अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 610 के लेक्चर 8 के लेसन 23 से 25 को समझेंगे और फोकस होगा ओलिगोपोली, पब्लिक पॉलिसी और एनवायरनमेंट एथिक्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओलिगोपोली को सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। ओलिगोपोली वो मार्केट होती है जहां सिर्फ कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं, यानी मार्केट में सेलर्स कम होते हैं, इसलिए हर कंपनी दूसरी कंपनी को क्लोजली देख रही होती है। अगर इसको एक छोटी सी डायग्राम में देखो तो पिक्चर ये बनती है कि मार्केट में प्लेयर्स कम है लेकिन उनकी पावर ज्यादा है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी मार्केट अक्सर हॉरिजॉन्टल मर्जर से बनती है। इसका मतलब दो ऐसी कंपनीज का मिल जाना जो पहले सेम बिजनेस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थीं। जब कॉम्पिटिटर्स कम हो जाते हैं तो प्राइस कंट्रोल करना और आउटपुट को लिमिट करना आसान हो जाता है। इसी वजह से जस्टिस, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल यूटिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। अब देखते हैं कि ओलिगोपोली में अनएथिकल प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं। ये सिर्फ बिजनेस ट्रिक नहीं होती, बल्कि सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती हैं। सबसे कॉमन चीज है प्राइस फिक्सिंग। इसका मतलब कंपनीज मिलकर प्राइस को आर्टिफिशियली हाई रख देती हैं, यानी नॉर्मल कंपटीशन होने के बजाय सब मिलकर कहते हैं कि चलो महंगा बेचते हैं। इससे कस्टमर को फेयर चॉइस नहीं मिलती। दूसरी प्रैक्टिस है मैनिपुलेशन ऑफ सप्लाई। यहाँ कंपनी प्रोडक्शन कम करने पर राजी हो जाती है ताकि मार्केट में चीज कम मिले और प्राइस ऊपर रहे। सोचो, अगर किसी चीज की सप्लाई जानबूझकर कम कर दी जाए तो लोगों को वो ज्यादा महंगी मिलेगी। फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग अरेंजमेंट्स आते हैं। इसमें कंपनी रिटेलर से कहती है कि तुम सिर्फ हमारा प्रोडक्ट लो, किसी और का नहीं। कभी ये भी कंडीशन होती है कि तुम एक खास एरिया के बाहर सेल नहीं करोगे। टाइंग अरेंजमेंट इससे मिलता जुलता है। इसमें बायर को कहा जाता है कि अगर तुम एक प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो तुम्हें दूसरा प्रोडक्ट भी साथ लेना होगा। रिटेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब है रिटेलर को सेम फिक्स्ड रिटेल प्राइस चार्ज करने पर मजबूर करना। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेम चीज अलग बायर्स को अलग प्राइस पर दी जाती है। इस लिस्ट को अगर चेकलिस्ट की तरह देखो तो कॉमन पॉइंट ये है कि मार्केट को नेचुरली compete करने नहीं दिया जा रहा। अब सवाल ये है कि कंपनीज ऐसी प्रैक्टिसेस की तरफ जाती क्यों हैं। इसके पीछे कुछ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं। एक वजह क्राउडेड और मैच्योर मार्केट होती है। जब मार्केट में एंट्रेंट्स ज्यादा हो जाएं या डिमांड कम हो जाए तो प्रॉफिट्स गिरने लगते हैं। फिर प्रेशर मिडिल मैनेजर्स और सेल्स टीम तक आ जाता है। कुछ लोग फिर गलत रास्ते को शॉर्टकट समझने लगते हैं। जॉब ऑर्डर नेचर ऑफ बिजनेस भी एक फैक्टर है। अगर हर ऑर्डर का प्राइस अलग अलग और बार बार डिसाइड होता हो और ये डिसीजंस लोअर लेवल पर हो रहे हों तो लो लेवल स्टाफ के कल्यूड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी प्रॉब्लम है। जब सब प्रोडक्ट्स एक जैसे लगते हैं तो कंपनी सिर्फ प्राइस पर compete करती हैं। फिर सेल्स पीपल को लगता है कि प्राइस वॉर रोकने का तरीका बस मिल बैठकर रेट फिक्स करना है। कल्चर ऑफ द बिजनेस भी बहुत मैटर करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग महसूस करें कि प्राइस फिक्सिंग कॉमन है, एक्सेप्ट की जाती है या चुपचाप एनकरेज होती है तो गलत काम नॉर्मल लगने लगता है। इसी तरह पर्सनल प्रैक्टिसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर रिवॉर्ड सिर्फ प्रॉफिट और वॉल्यूम पर मिले तो मैसेज ये जाता है कि रिजल्ट लाओ, चाहे तरीका कुछ भी हो। प्राइसिंग डिसीजंस को नीचे तक पुश कर देना, ट्रेड एसोसिएशन मीटिंग्स में कंपेटिटर्स से कैजुअल प्राइसिंग टॉक और लीगल स्टाफ का लेट गाइडेंस देना, ये सब मिलकर रिस्क और बढ़ा देते हैं। इस फ्लो डायग्राम का समरी ये है, प्रेशर बनता है, वीक कंट्रोल्स होते हैं, लोग मिलते हैं और फिर कल्यूजन का चांस बढ़ जाता है। हर कल्यूजन लाउड एंड क्लियर मीटिंग से नहीं होती। कभी कंपनीज खुलकर बात भी नहीं करती, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सिग्नल समझ लेती हैं। इसको टैसिट अग्रीमेंट कह सकते हैं, यानी बिना सीधा कहे समझ जाना। मिसाल के तौर पर एक फर्म प्राइस लीडर बन जाती है। जब वो प्राइस बढ़ाती है, बाकी फर्म्स भी उसके पीछे चल पड़ती हैं। चाहे अग्रीमेंट बोलकर हो या चुपचाप समझकर, नतीजा सेम होता है। प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई हो जाती हैं और सोशल यूटिलिटी यानी सोसाइटी का ओवरऑल फायदा कम हो जाता है। नोट्स में ब्राइबरी भी मेंशन है। ब्राइब मार्केट कंपटीशन को कम कर सकती है, क्योंकि जो पेमेंट देता है उसके लिए एंट्री बैरियर बन जाता है, यानी दूसरे लोग मार्केट में आसानी से एंटर नहीं कर पाते। अब इसको एथिकली समझने के लिए 3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं। पहला, पेमेंट देने की ऑफर किसने शुरू की? अगर पेई ने थ्रेट देकर पेमेंट मांगी हो तो वो ब्राइब से ज्यादा एक्सटॉर्शन हो सकती है। दूसरा, क्या पेमेंट किसी ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी के खिलाफ काम कराने के लिए दी जा रही है या उससे वही काम करवाया जा रहा है जो उसकी ड्यूटी ऑलरेडी है? अगर ड्यूटी के खिलाफ है तो ये क्लियरली इमोरल है। तीसरा, क्या लोकल कल्चर में उस पेमेंट की फॉर्म एक्सेप्टेबल पब्लिक कस्टम मानी जाती है? यहाँ भी सीरियस रीजन का देखना जरूरी है, यानी हर पेमेंट को सेम नजर से नहीं देखा जा सकता। कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। अब सोसाइटी क्या करे?
इस सवाल पर 3 मेन व्यूज दिए गए हैं। पहला है डू नथिंग व्यू। इस व्यू के लोग कहते हैं कि ओलिगोपोलीज की पावर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी लगती है। उनका कहना है कि एक इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कम हुआ हो तो इंडस्ट्री के बाहर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से कंपटीशन आ जाता है। वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट, यूनियंस और दूसरे लार्ज ग्रुप्स काउंटरवेलिंग पावर का काम करते हैं। और एक और आर्ग्यूमेंट ये होता है कि लार्ज फर्म्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल देती हैं, यानी बड़ा साइज कभी कभी कॉस्ट कम कर देता है। दूसरा है एंटी ट्रस्ट व्यू। ये कहता है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रीज में प्राइसेस और प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं। इस व्यू के मुताबिक लार्ज कॉरपोरेशंस को छोटे यूनिट्स में ब्रेक करने से कंपटीशन बढ़ेगा, कोल्यूजन कम होगी, इनोवेशन आएगी और प्राइसेस नीचे आएंगी। इस कंपैरिजन टेबल में कोर आइडिया ये है कि कंसंट्रेशन कम करो, कंपटीशन बढ़ाओ। इस व्यू के पीछे कुछ अजम्पशंस भी हैं, जैसे अगर इंडस्ट्री में बहुत छोटे कंपेटिटर्स ना हो तो प्राइसेस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाता है। कंसंट्रेशन से फर्म्स एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती हैं। मर्जर्स कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एडवर्टाइजिंग भी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, और सिग्नलिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है। तीसरा है रेगुलेशन व्यू। ये मिडिल ग्राउंड है। इसमें लोग कहते हैं कि लार्ज फर्म्स की इकोनॉमीज ऑफ स्केल लूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको फ्री हैंड भी नहीं देना चाहिए। इसलिए रेगुलेटरी एजेंसीज और लॉज होने चाहिए जो उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें। कुछ केसेस में ये भी कहा जाता है कि पब्लिक ओनरशिप ही पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। एंड पॉइंट सिंपल है, फ्री मार्केट तभी मॉरली जस्टिफाई होता है जब रियल कंपटीशन जिंदा रहे। अब हम नेक्स्ट थीम की तरफ मूव करते हैं, यानी एथिक्स एंड एनवायरनमेंट। यहाँ बात बिजनेस से निकलकर पूरी दुनिया के सर्वाइवल तक पहुंच जाती है। नोट्स के मुताबिक हमारा एनवायरनमेंट बहुत प्रेशर में है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, वाटर टेबल्स गिर रही हैं, क्रॉपलैंड पर पर्सन कम हो रहा है, फिशरीज कोलैप्स कर रही हैं, फॉरेस्ट श्रिंक कर रहे हैं और प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज लॉस हो रही हैं। यानी ओवरऑल सिस्टम स्ट्रेस में है। इस टॉपिक में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, इन्वायरमेंटल डैमेज का एग्जैक्ट लेवल और फ्यूचर थ्रेट पर डिसएग्रीमेंट है। दूसरी, अगर हमें डैमेज स्लो करना है तो कुछ वैल्यूज या कंफर्ट सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज को समझने के लिए 2 बेसिक टर्म्स याद रखो, पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन। पोल्यूशन का मतलब इन्वायरमेंट की अनवांटेड कंटामिनेशन, यानी हवा, पानी या जमीन का गंदा हो जाना। रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब स्केर्स या फाइनाइट रिसोर्सेज का खत्म होता जाना। सिंपल वर्ड्स में, एक चीज एनवायरनमेंट को डर्टी करती है और दूसरी यूजेबल चीजों को कंज्यूम करके कम करती जाती है। कभी दोनों आपस में लिंक्ड भी होते हैं। अब एनवायरमेंटल डैमेज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एयर पोल्यूशन मॉडर्न सोसाइटी के साथ लगभग 200 साल से है और उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ये एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान देती है और ग्लोबल टेम्परेचर्स को भी इम्पैक्ट करती है। ग्लोबल वार्मिंग को सिंपल तरह से समझो। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हीट को ट्रैप करती हैं। यानी सूरज की गर्मी अंदर आ जाती है लेकिन आसानी से बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह। इस प्रोसेस का नतीजा फ्लडिंग, डिजीजेज में इजाफा, स्पीशीज लॉस और डेजर्ट्स का बढ़ना हो सकता है। यानी ह्यूमन और इकोनॉमिक दोनों कॉस्ट्स हाई हैं। नोट्स ये भी कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए एमिशंस में बहुत बड़ी कट चाहिए, अराउंड 60 से 70% तक। लेकिन ऐसा करना इकोनॉमीज के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम सिर्फ साइंटिफिक नहीं, एथिकल भी है। हमें सोचना पड़ता है कि लाइफस्टाइल और वैल्यूज में कितनी चेंज लानी होगी। ओजोन डिप्लीशन भी सीरियस कंसर्न है। ये CFCs की वजह से होती है और इससे स्किन कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं, फूड क्रॉप्स नुकसान में आ सकती हैं और ओशन प्लैंकटन भी डैमेज हो सकता है। एसिड रेन भी फॉसिल फ्यूल से लिंक्ड है। ये फिश पॉपुलेशंस, ट्रीज, बिल्डिंग्स और ड्रिंकिंग वाटर को अफेक्ट करती है। और एयरबोर्न टॉक्सिक्स चाहे ड्रामेटिक ना लगें, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अगर इसको पॉइंट्स की लिस्ट में देखो तो हर थ्रेट अलग है, लेकिन सब मिलकर क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर रहे हैं। लेसन 25 में एनवायरमेंटल एथिक्स का आइडिया और क्लियर होता है। एनवायरमेंटल एथिक्स वो डिसिप्लिन है जो ये स्टडी करती है कि इंसान का एनवायरमेंट के साथ मॉरल रिलेशनशिप क्या है और नॉन ह्यूमन चीजें यानी प्लांट्स, एनिमल्स और नेचर की मॉरल वैल्यू क्या है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को दिया जाता है। ये बड़ा टर्म है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है सिर्फ इंसान को सेंटर समझना।
वर्ल्ड वॉच फिगर्स एक ट्रेंड दिखाती हैं। पॉपुलेशन 1 बिलियन से 2 बिलियन तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगा, लेकिन बाद में ग्रोथ फास्टर होती गई। फिर फ्यूचर एस्टिमेट्स दिए गए कि 7, 8 और 9 बिलियन तक पॉपुलेशन और बढ़ सकती है। इस लाइन चार्ट का मेन मैसेज ये है कि इंसानों की तादाद बढ़ने से रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ता है। एनर्जी और रॉ मटेरियल्स भी यहाँ की रोल प्ले करते हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन और पोल्यूशन को भी पुश करते हैं। नोट्स के मुताबिक डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमीज, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 1/5 है, वर्ल्ड प्राइमरी एनर्जी का ऑलमोस्ट 60% कंज्यूम करती हैं, यानी एनर्जी यूज इक्वल नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स के यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को बहुत बढ़ाया है। एनुअल ग्लोबल इमिशंस 1950 के बाद से 4 टाइम्स तक बढ़ चुकी हैं। पर कैपिटा इमिशंस नॉर्थ अमेरिका में सबसे हाई बताई गई हैं और यूरोप उससे काफी नीचे है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एटमॉस्फेरिक CO2 को प्रेजेंट लेवल पर स्टेबलाइज करना हो तो इमिशंस को कम से कम 50% तक तुरंत स्लैश करना पड़ेगा और फिर और रिडक्शन करनी होगी। यहाँ मेन लेसन ये है कि क्लाइमेट सिस्टम स्लो मूव करता है, इसलिए एक्शन लेट हुआ तो इफेक्ट्स लंबा चल सकते हैं। अब आखिरी मेजर टॉपिक है एग्रीकल्चर, फूड, लैंड यूज और वाटर। नोट्स कहते हैं कि वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ने पॉपुलेशन ग्रोथ को आउटपेस किया है और पर कैपिटा फूड भी इंक्रीज हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन ने कई डेवलपिंग कंट्रीज में फूड प्रोडक्शन को ड्रामेटिकली बूस्ट किया, यानी टोटल लेवल पर फूड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट है। सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस होने के बावजूद बहुत से लोग अंडर नरिश्ड रहे, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं होती। पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी और सोशल इनइक्विटी भी रोल प्ले करते हैं। सोचो, खाना मौजूद हो लेकिन जिसको जरूरत है उस तक पहुंचे ही ना, तो इशू डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। नोट्स ये भी बताते हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रीसेंट पीरियड में स्लो हुई है। कुछ लोग कहते हैं ये लोअर डिमांड और स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है। दूसरे लोग समझते हैं कि प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स भी आ रहे हैं जो फ्यूचर फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कुछ रीजन्स, स्पेशली सब सहारन अफ्रीका, फूड इनसिक्योरिटी फेस कर सकते हैं। लैंड एक्सपैंड करना भी इजी नहीं, क्योंकि फ्रेश वाटर एक मेजर लिमिट है। 2/3 से ज्यादा प्लैनेट वाटर से कवर्ड है, लेकिन डायरेक्ट ह्यूमन यूज के लिए रेडिली एक्सेसिबल फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, लेस देन 0.01%। और फ्रेश वाटर की टोटल रिन्यूएबल क्वांटिटी आज ज्यादा नहीं है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट पर थी। इसलिए पॉपुलेशन का साइज और उसकी ग्रोथ वाटर स्कैर्सिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल समरी ये है कि आज हमने देखा कि ओलिगोपॉली में कम फॉर्म्स होने से अनएथिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्क बढ़ता है, पब्लिक पॉलिसी को उसका जवाब देना पड़ता है, और फिर एनवायरनमेंट एथिक्स हमें याद दिलाती है कि बिजनेस डिसीजंस का असर हवा, पानी, जमीन और फ्यूचर जेनरेशंस तक जाता है। इसीलिए एथिक्स को सिर्फ प्रॉफिट के साथ नहीं, बल्कि सोसाइटी और प्लैनेट के साथ भी देखना जरूरी है। इसी पर हम अपनी लेक्चर